बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज हम एक और मेडिसिन के बारे में बात करते हैं और हमारे इस आज की मेडिसिन का नाम है एकोनाइट नेबुलस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो होम्योपैथी की मेडिसिन हैं ये मुख्तलिफ किंगडम से ली गई हैं, जैसे प्लांट किंगडम, जैसे एनिमल किंगडम, जैसे मिनरल किंगडम। तो मिनरल से भी ली गई हैं, एनिमल से भी ली गई हैं, पौधों से भी ली गई हैं। अब ये एकोनाइट हमारी जो मेडिसिन है ये पौधों से ली गई है। एकोनाइट बेसिकली एक पौधा है, उससे ली गई है मेडिसिन, उससे ये आप यूं कह सकते हैं एक्सट्रैक्ट की गई है। तो इस तरफ चलते हैं कि जी एकोनाइट करती क्या है। एकोनाइट मेडिसिन जो है ये एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए होती है। एक्यूट प्रॉब्लम्स ऐसे मसाइल को कहते हैं जो आर्जी से हों, वक्ती तौर पर हों, दायमी ना हो, परमानेंट ना हो, उनको हम कहते हैं ये क्या है, ये एक्यूट प्रॉब्लम्स है। तो एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए एकोनाइट होती है। और दूसरा ये है कि एकोनाइट मेडिसिन जो है इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो है सडननेस। किसी भी मरीज को जब बीमारी अचानक औद कर आए, अचानक बीमारी में वो मुब्तला हो जाए, यानी वो सुबह तो ठीक था, दोपहर के वक्त अचानक बीमार हो गया, या आप कह सकते हैं शाम तक ठीक था और शाम को अचानक बीमार हो गया, अचानक बुखार हो गया। तो ये सडननेस, अचानक, ये सबसे पहला इंडिकेशन है जी एकोनाइट का, जो आपने ध्यान में रखना। पहला पॉइंट, सबसे पहला वैलिड पॉइंट, सडननेस। दूसरा पॉइंट वायलेंट होता है। ये वायलेंट मतलब बीमारी आती है लेकिन अचानक फिर शिद्दत के साथ आएगी, ये नहीं कि आई है आहिस्ता से, आहिस्ता आहिस्ता वो रहेगी। जैसे मिसाल के तौर पर किसी पेशेंट को अचानक सुबह तक ठीक था, दोपहर तक ठीक था, शाम को बुखार हुआ, और फिर ऐसा नहीं है कि वो बुखार जनाब वो 99 100 यहाँ तो ऐसे नहीं। शाम को बुखार हुआ, अचानक से 103 पे चला गया, बहुत शिद्दत से बुखार हुआ, प्यास बहुत ज्यादा लगती है इसके बुखार में, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, रेडनेस भी आ जाती है, चेहरे पर रेडनेस भी आ जाएगी, ये भी इसकी इंडिकेशन है। अगर पेशेंट के चेहरे पर रेडनेस हो, वायलेंट हो, मतलब वो जो इंडिकेशंस हैं, जो अलामात हैं, शिद्दत के साथ हैं, अचानक है, तो आप समझ जाएं ये क्या है जी, ये एकोनाइट है। और एक चीज और, तीसरा पॉइंट, जो 3 पॉइंट पूरे हों तो हम कहते हैं जी ये एकोनाइट है। तीसरा पॉइंट क्या है जी, तीसरा पॉइंट मेंटल सिम्टम्स है। मेंटल सिम्टम इसके क्या है जी, मेंटल सिम्टम इसके हैं जी एंग्जाइटी पहला, उसके बाद रेस्टलेसनेस दूसरा, और तीसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट इसमें पाया जाता है वो है फियर ऑफ डेथ। ये 3 अलामात हैं एकोनाइट के पेशेंट की। सडननेस होगी नंबर 1, नंबर 2 वायलेंट होगी, जो अलामात होंगी बहुत शिद्दत के साथ अचानक आएगी। नंबर 3 उसके अंदर रेस्टलेसनेस पाई जाएगी, एंजाइटी पाई जाएगी, फियर ऑफ डेथ होगा उस पेशेंट को। इस हद तक डेथ का उसको फोबिया या खौफ इतना होता है कि ये पेशेंट को ऐसे ही लगता है जैसे मैं अभी मरा या अभी मरा, यानी वो उसको उसका ख्याल है अगर मुझे दवाई ना दी गई शायद मैं मर जाऊं। और समटाइम तो ऐसा भी होता है कि ये इसके पेशेंट जो है वो इस हद तक प्रेडिक्टिव होते हैं, या इस हद तक वो अंदाजा लगा सकते हैं, परसेप्ट कर सकते हैं, वो आपको डेट टाइम भी बता सकते हैं। वो कह सकते हैं कि फलां डेट को फलां टाइम पे मेरी डेथ हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। और समटाइम ऐसा भी कह सकते हैं कि जनाब अब मैं ये इतनी मुझे शदीद अलामात आ गई हैं, या मैं इतना बीमार हो गया हूँ तो मैं 2 घंटे बाद मरने लगा, ऐसा भी होता है। ये जो अलामात है, ये 3 अलामात आपने मद्देनजर रखनी है। अगर हो तो आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सिंपली उसको एकोनाइट देना। और ये एकोनाइट ऐसे काम नहीं करती कि जनाब ये एकोनाइट आपने दी है तो अब आप 4 घंटे इंतजार करें आहिस्ता। एकोनाइट एलोपैथिक मेडिसिन से भी, या जिसको हम अंग्रेजी मेडिसिन कहते हैं, उससे भी ज्यादा तेज काम करती, घंटों में बल्कि मिनटों में, मिनट्स के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करती। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो डॉक्टर है उसको ये देखना पड़ता है कि अलामात की शिद्दत क्या है। जितनी अलामात की शिद्दत होगी हम क्या करेंगे, हम उसी लिहाज से उसकी एकोनाइट की पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे।
जितनी अलामात की शिद्दत होगी हम उसकी एकोनाइट की पोटेंसी बढ़ाते जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर डॉक्टर को लगता है कि अभी इतनी ज्यादा शदीद अलामात नहीं है, वो ऑनलाइन मेडिसिन दे सकता है, वो चाहे तो 200 से भी दे सकता है। अगर उसको लगता है कि ज्यादा शदीद है, वो 10 एम पे भी जा सकता है, 50 एम पे भी जा सकता है। अलामात जितनी ज्यादा शदीद हों, वायलेंट हों, तो क्या है, आपको बिल्कुल हेजिटेट ना करें, आप उसको हैवी डोज यूज करवाएं, 10 एम यूज करवाएं, 50 एम यूज करवाएं। जब आप ये 10 एम 50 एम की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि उसके मसले में कमी आना शुरू हो जाएगी। यूं क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादा घंटे में देखेंगे तो पेशेंट जो है सो जाएगा, वो रेस्ट में आ जाएगा, आराम में आ जाएगा, और यूं उसका मसला भी हल हो जाएगा और एकोनाइट अपना काम भी कर जाएगी। अच्छा, ये लाजमी नहीं कि एकोनाइट सिर्फ बुखार में ही काम करती। एकोनाइट तो मेडिसिन है, एक्यूट मेडिसिन है और किसी भी मसले के लिए है। यानी मिसाल के तौर पर कोई दमा का पेशेंट है और दमा का पेशेंट ऐसा है कि जी उसको वो बाहर गया ठंडी हवा में, ठंडी हवा भी एक इसकी इंडिकेशन में शामिल है। जैसे ही वो बाहर निकला उसको ठंडी हवा लगी, ठंडी हवा लगने के साथ ही क्या हुआ, उसको वो जो है दमे की कैफियत उसकी लौट आई, दमे का मसला, दमे का अटैक, एजमा अटैक उसके ऊपर आ गया। और ऐसी सूरत हाल में आप क्या करेंगे, कुछ ना करें, सिंपली उसको एकोनाइट दे दें। जोड़ों का दर्द है तब भी एकोनाइट दे दें। पेशाब का उसको मसला है, पेशाब जलन के साथ आता है, पेशाब बार बार आता है, कंट्रोल में नहीं है, किसी भी तरह का इस तरह का मसला है, तो आप क्या करें, आप उसको एकोनाइट दें। ये जहन में रखें, ये जो बीमारी है ये एक्यूट होनी चाहिए, क्रॉनिक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्यूट और क्रॉनिक में फर्क समझना होगा। आपने ये देखना है कि आपके पास ये मेडिसिन घर में, बैग में, किट में होनी चाहिए। अगर पेशेंट को ये अलामात अपीयर हुई हैं और वो बीमार हुआ है और उसको कुछ मसला हुआ है, तो अब आपने ये नहीं करना कि उसको घंटा 2 घंटा वेट करवाएं। अगर घंटा 2 घंटा आपने वेट करवा दिया उन अलामात के साथ, तो एकोनाइट निकल गई, अब एकोनाइट नहीं रही। ठीक है जी। यानी मिसाल के तौर पर कोई पेशेंट है, अचानक वो उसको शाम को बुखार हुआ, रेडनेस आ गई उसके चेहरे के ऊपर, और उसको फियर ऑफ डेथ भी है, वो एंजाइटी भी है, रेस्टलेसनेस भी है, चेहरा उसका रेड भी हो गया है, बुखार भी बड़ा तेज है, शदीद है, एकोनाइट वाजे हो रही है, आप डिले कर गए हैं, आपने घंटे 2 घंटे गुजार दिए हैं फैसला करने में या समझने में, तो क्या हुआ, अब एकोनाइट बाद में देंगे तो काम नहीं होना जनाब। अब क्या है, अब वो चला गया है एक्यूट से निकलकर क्रॉनिक के तरफ, वो ट्रेवल कर रही है उसकी बीमारी जो है। अब आपकी एकोनाइट यहाँ पर काम नहीं करेगी, अब आपको कोई दूसरी मेडिसिन सोचनी पड़ेगी। मतलब इस तरह के बुखार के अलामात में ब्रायोनिया सोच सकते हैं आप, जेल्सीनियम सोच सकते हैं आप, पल्स्टीला सोच सकते हैं आप, वगैरह वगैरह। कई दवाइयां हैं इस हवाले से जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं या जिनको आप दे सकते हैं पेशेंट को, लेकिन उसकी अलामात के अकॉर्डिंग। लेकिन एकोनाइट निकल गई तो ये ज़हन में रखना आपने कि एकोनाइट जो है ये एक्यूट प्रॉब्लम्स के लिए फौरी, और ये काम भी फौरी करती है, सडननेस, उधर बीमारी आई, उधर आपने मेडिसिन दी, उधर ठीक। ये होता है एकोनाइट का कमाल। अब एकोनाइट जो है इसमें आमतौर पर जो इसके मसाइल होते हैं उसमें आधी रात के वक्त जो है वो उसमें ज्यादा शिद्दत आ जाती है। अब अगर कोई डॉक्टर साहब मेरी वीडियो देख रहे हैं तो यकीनन उनको आइडिया होगा कि जी आधी रात में तो आर्सेनिक भी डिस्टर्ब होता है, तो अब ये भी यहाँ पे इसका मवाजना हो रहा है आर्सेनिक के साथ। अब आर्सेनिक के साथ अगर मवाजना होता है तो थोड़ा सा फर्क इनमें आ जाता है कि आर्सेनिक का जो पेशेंट होता है उसको भी रेस्टलेसनेस होती है, उसको भी एंजाइटी होती है, बट फियर ऑफ डेथ नहीं होता। तो जो एक्टोनाइट का पेशेंट है उसको फियर ऑफ डेथ भी होगा, रात की टाइम वही होगा, आधी रात ही होगी, लेकिन फियर ऑफ डेथ होगा। ठीक है, तो जब फियर ऑफ डेथ आएगा तो आपने समझ लेना ये अभी एक्टोनाइट है। लेकिन अगर उसको रेस्टलेसनेस है, एंजाइटी है और फियर ऑफ डेथ नहीं है, आर्सेनिक है। फिर एक और अलामत है इसमें, और वो दूसरी अलामत क्या है जी, वो दूसरी अलामत ये है कि जो आर्सेनिक का पेशेंट होगा अगर वो लेटने से उसकी बीमारी बढ़ती है, एकोनाइट के पेशेंट की भी लेटने से बीमारी बढ़ती है, दोनों में ऐसे ही है। बीमारी है तो फॉर एग्जांपल उसको दमे की तकलीफ है, वो लेटेगा, दमा की तकलीफ बढ़ेगी, एजमा का अटैक तेज होगा, तो क्या होगा कि दोनों सूरतों में होगा। अब एकोनाइट का पेशेंट उठकर बैठेगा
تو اس کو اٹھ کر بیٹھنے سے آرام نہیں آئے گا، مطلب فرق نہیں پڑے گا، ایزما کے اٹیک میں فرق نہیں پڑے گا. جبکہ جو آرسینک کا پیشنٹ ہے، جب وہ اٹھ کر بیٹھے گا تو اس کے ایزما کے اٹیک میں فرق پڑ جائے گا، بہتری آ جائے گی، شدت میں کمی واقع ہو جائے گی. اب آتے ہیں ایکونائٹ کی طرف. تو ایکونائٹ تو کب آئے گا؟ ایکونائٹ اٹھ کر چلے گا. یہ نہیں کہ ایکونائٹ کو بیٹھا ہے تو اب آرام نہیں آیا تو اب یہ ہم فرض کر لیں کہ یہ ایکونائٹ نہیں. اب اگر وہ اٹھ کر بیٹھا ہے اور اس کا دل خود سے کرے گا، اس کا من چاہے گا کہ جناب میں تھوڑا سا واک کر لوں، میں تھوڑا سا چل پھر لوں، چلنے پھرنے سے اگر اس میں بہتری آ رہی ہے تو آپ سمجھ لیں ایکونائٹ ہے. اگر بیٹھ کر ہی اس میں وہ کھڑا اٹھ کر بیٹھتا ہے اور بہتری آ گئی ہے تو اب یہ کیا ہے جی، یہ آرسینک. یہ تھوڑا سا ایک کمپیریزن میرے ذہن میں آیا تھا، میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ دونوں کا یہ کمپیریزن بھی ہے، آرسینک کے ساتھ اس کا موازنہ بھی ہے. یہاں پہ دونوں کی علامات سیم ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا ابھی ایکونائٹ ہے یا آرسینک ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑی چیز ہے وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہی، ایکونائٹ جو ہے یہ ہے ہی ایکیوٹ پرابلمس کے لیے، جبکہ آرسینک تو ایکیوٹ اور مطلب کرونک مسائل کے لیے ہے. تو اس میں یہ تو ایک بہت بڑا ڈفرنس ہے ہی ہے، لیکن جو ایک ان کی سمٹمز کے اندر جو چھوٹا سا فرق تھا وہ میں نے آپ کے گوش گزار کر دیا. اچھا جی، ایک دو اور چیزیں بھی ساتھ ساتھ ایک دو اور بیماریوں کے بارے میں بھی بتا دوں. مثال کے طور پر سردی ہے، اور سردی میں کیا ہے کہ پیشنٹ کا ناک بند ہے، ناک بہ رہا ہے، اس کا ناک اس کا بہ بھی رہا ہے، بند ہے، سانس وہ کیسے لے رہا ہے؟ منہ کھول کے وہ سانس لے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کو گھبراہٹ ہے، پیاس زیادہ لگ رہی ہے. آپ کو سمجھ جانا چاہیے یہ پیشنٹ ہمارا ایکونائٹ کا ہے، تو اس کو آپ ایکونائٹ دیں گے. گیسٹرک ایشوز کی طرف چلے جائیں. گیسٹرک ایشوز ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، اس کو پیاس بھی زیادہ ہے، کھٹے ڈکار آ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ڈر، خوف، اینگزائٹی. اگر یہ صورتحال ہے تو کیا کریں گے؟ ہم ایکونائٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ ایکونائٹ جو ہے اس کو ہلکی سی سردی ڈسٹرب کر دیتی ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی ہو، پیشنٹ اندر تو ٹھیک تھا، باہر جیسے ہی ٹھنڈی ہوا میں گیا اس کی بیماری ریفلیکٹ کرتی، واپس آ جاتی. ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ موسم جیسا کہ آج کل گرمی کا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے اس کو پسینہ آیا ہو، وہ اے سی والے کمرے میں گیا، جیسے ہی اے سی والے کمرے میں گیا تو وہ کیا ہوا، ٹھنڈی ہوا لگی تو اس کے ساتھ ہی اس کے اوپر بیماری کا اٹیک ہو گیا. دونوں صورتوں میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایکونائٹ کو یوز کرنا ہے. لیکن ایکونائٹ پھر میں آپ سے کہوں گا سڈننس کے ساتھ ہے. اینڈ پہ ان کو میں آپ کو سمری دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو ذہن نشین رہے اور کسی بھی موقع کی مناسبت سے موازنہ کر سکے، آپ چیزوں کو سمجھ سکیں. پہلی چیز تو یہ کہ سڈننس ہوگی ایکونائٹ کے اندر. دوسری چیز پھر سے ریپیٹ کر دوں کہ اس کو فیئر آف ڈیتھ، اینگزائٹی اور ریسٹ لیسنس یہ ہوگا. تیسری چیز اس میں کیا ہوگا، جو علامات ہوں گی وہ وائلنٹ ہو کر آئیں گی. بخار ہے اگر خدا نہ خواستہ ہوا تو شدید ہوگا. دمہ کا پیشنٹ ہے تو اس کو دمہ کی بیماری بڑی شدت کے ساتھ دمہ کا اٹیک کرے گی. جوڑوں کی درد ہے بہت شدید ہو جائے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ ایکونائٹ. اس کے علاوہ کیا جی، ٹھنڈی ہوا اس کے اوپر ڈسٹرب ہوتا ہے پیشنٹ. ٹھنڈی ہوا میں وہ نکلا ہے تو اس کی بیماری فوراً سے واپس آتی ہے، اٹیک کرتی ہے اس کے اوپر. یا اسی طرح سے سردی ہے، ناک بند والا ایشو جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کا ناک بند ہے، پانی بہ رہا ہے، مسلسل ناک سے پانی بہ رہا ہے، ناک بند ہے، سانس وہ منہ کھول کے لے رہا ہے، پیاس بہت زیادہ لگ رہی، ایکونائٹ. تو یہ وہ چند ایک علامات، چند ایک سمٹم، سائن سمٹم جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اور کوشش کی کہ آپ کو ایکونائٹ کی سمجھ آ جائے. امید ہے انشاءاللہ کافی ساری چیزیں، کافی سارے کانسیپٹس آپ کے ایکونائٹ کے بارے میں بہتر ہوں گے. اگلی ویڈیو میں کسی نئے مسئلے کے ساتھ، کچھ نئی علامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.